हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, मस्त हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम अधिगम के सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल हमने सिद्धांत देखा था कि जो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में किया था। इनके द्वारा चूहे पर प्रयोग किया गया था और बाद में क्या कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे पर प्रयोग कर कर उन्होंने कहा था कि व्यक्ति सक्रिय रहता है तो उससे क्या अधिगम की अपने आप प्राप्ति होती है। तो इसलिए सक्रिय अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सक्रिय अनुबंधन कहा जाता था। इसमें उन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो थोर्नडीक के द्वारा दिया था उसको उल्ट दिया था और उन्होंने विकर्मक अनुदेशन सिद्धांत के बारे में बताया था कि कोई भी जो बड़ा सब्जेक्ट है वो अगर वैसे समझ में नहीं आता तो उसको तोड़ दो, छोटे छोटे भागों में बांट लो, उसको जितने आप बांट सकते उनको बांट लो, छोटे छोटे फ्रेम बना लो और उनको पढ़ते जाओ। जितना आपके समझ में आ रहा है वहां तक पढ़ते जाओ, जैसा ही समझ में नहीं है उसको वहां से रोक दो। जितना आप पढ़ लोगे उससे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा और उससे आप आगे की समस्या को भी हल कर लोगे। तो अभिकर्मक अनुदेशन सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया था। 1954 में इनके द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादन किया था। फिर उन्होंने क्या इसकी अलग अलग शाखाएं बताई थी। तो उन्होंने क्या शाखाएं बताई थी वो कौन सी आती है? रेखी आती है जिसके खुद स्किनर थे, और इसके बाद में आती है सांख्य आते हैं। नॉर्मन क्राउडर के द्वारा जिसे क्राउडेन कहा जाता है 1960 में दिया था। इसके बाद में आता है अवरोह या मैथमेटिक्स सिद्धांत है जिसकी अगर बात करते हैं 1962 में द्वारा दिया गया था। और इसके बाद अंत में आया था कंप्यूटर आधारित अनुदेशन है। अभिकरण अनुदेशन था कौन सा? कंप्यूटर आधारित है। स्टारलोक व डेविड डेनिस के द्वारा यह सिद्धांत था वो दिया गया था 1965 में इसके बारे में बताया था। ये हमने कल तक पढ़ा था। इससे पहले हमने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ा और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थोर्नडीक के द्वारा दिया गया था और इसका प्रतिपादन उनके द्वारा 1913 में किया था और बिल्ली के ऊपर, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। दूसरा था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव के द्वारा और एक कुत्ते के ऊपर, एक कुत्ता था, भूखा कुत्ता था, उसको कमरे में बंद किया, उसके ऊपर प्रयोग किया था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद सिद्धांत है। तो अगला पॉइंट कौन सा आता है? अगर हम देखते हैं, तीन पढ़े, चौथा पढ़ते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत या सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत है या इसे सूझ व अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं 1920 में यह दिया गया था। इसे अगर हम बात करते हैं गेस्टाल्ट या इनसाइट थ्योरी कहा जाता है। गेस्टाल्ट है या एंड इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी यानी अंतरात्मा से सीखे। इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि, अपने मन के अंदर झांकेंगे और कोई समस्या आ गई तो उसके बारे में समाधान अपने मानसिक क्रियाओं से और अंतर्दृष्टि से करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इनसाइट। गेस्टाल्ट एंड इनसाइट थ्योरी है। तो हम पढ़ेंगे गेस्टाल्ट सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इसे सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यह सिद्धांत कब दिया गया था? 1920 में दिया था। गेस्टाल्ट या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत कब दिया गया था? 1920 में दिया गया था। और यह एक मुख्य पॉइंट नहीं है, इसमें विभिन्न प्रकार के गेस्टाल्टवादी थे। तो यह सिद्धांत पूछा जाएगा कि 1920 में सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इसे गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कहा जाता है, किसके द्वारा दिया गया? तो इसमें एक पॉइंट आएगा गेस्टाल्टवादियों के द्वारा, यानी एक व्यक्ति नहीं था। इसमें गेस्टाल्टवादी थे यानी जो इस चीज को गेस्टाल्ट शब्द को मानते थे उन सभी के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। यानी इसमें उपयोगकर्ता और था, नामकर्ता और था, और इससे जो इसके परीक्षण किया था वो व्यक्ति और था। तो गेस्टाल्ट या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है 1920 में दिया गया था और यह किसके द्वारा दिया था? गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा दिया गया था। तो इसमें क्या मुख्य पॉइंट आता है कि गेस्टाल्ट कहा किसे जाता है? गेस्टाल्टवादी होंगे कौन से? क्योंकि हम तो इस चीज को पहली बार पढ़ रहे हैं। तो गेस्टाल्ट अड़ंगा क्या है, क्या चीज है गेस्टाल्ट? तो गेस्टाल्ट क्या होता है? एक जर्मन भाषा का एक शब्द है। गेस्टाल्ट क्या है? जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णागार या समग्राकृति है। पूर्णागार या क्या होती है? समग्राकार होता है। पूर्णागार या समग्राकृति है। तो गेस्टाल्ट क्या है? जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है
पूर्णाकार या समग्राकृति, यानी कोई चीज है वो पूर्ण रूप से अपने सामने है, उसे ही गेस्टाल्ट कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति है जो पूर्णाकार के समर्थक थे उन सभी को क्या कहा गया, गेस्टाल्टवादी कहा गया है। जर्मनी में 1920 की अगर हम बात करते हैं तो एक समुदाय का उदय हुआ था जिसका नाम था गेस्टाल्ट समुदाय। तो जर्मनी में 1920 में गेस्टाल्ट समुदाय का उदय होता है और वहां से अगर हम बात करते हैं 1920 में समुदाय का उदय हुआ था और इस संप्रदाय से संबंधित कुछ व्यक्ति निकल कर आते हैं, जैसे थे कोलर है, कोप का है, मैक्स वर्दिगर है। कोलर, कोप का, मैक्स वर्दिगर है और कौन से, कुर्ट लेविन है। कोलर है, कोप का है, मैक्स वर्दिमन तथा कुर्ट लेविन है। ये सभी जो व्यक्ति थे ये गेस्टाल्टवादी खिलाड़ी, यानी ये क्या कहते थे कि कोई चीज के संपूर्णाकृति में है, यानी पूर्ण स्थिति में है, पूर्ण आकृति में है। तो 1920 में जर्मन में एक समुदाय का उदय हुआ था जिसका नाम था गेस्टाल्ट समुदाय और इसके प्रमुख व्यक्ति थे मैक्स वर्दिगर है, कोफ का है, कोलर है और कौन से आते हैं, कुर्ट लेविन है। तो ये उस समुदाय से बाहर निकल कर आते हैं, इसलिए ये क्या कहलाए थे, गेस्टाल्टवादी कहलाए थे और इनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था और इन्होंने जो यह सिद्धांत दिया था ये क्या कहलाया था, गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो समझ रहे, गेस्टाल्ट किस में बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, कोई चीज पूर्णाकार होनी चाहिए, कोई चीज पूरी होनी चाहिए। तो ये क्या है, प्रयोग किया था। कौन से आते हैं, 1920 में जर्मन में एक गेस्टाल्ट समुदाय का उदय हुआ जिससे 3-4 व्यक्ति निकल कर आते हैं। एक तो थे मैक्स वर्दिगर, कोलर थे, कोप का है और कुर्ट लेविन है। इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम निकलता है गेस्टाल्ट सिद्धांत या अंतर्दृष्टि या सूझबूझ सिद्धांत। तो उन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने क्या प्रयोग किया था, पहले थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, स्किनर ने, अगर हम बात करते हैं तो स्किनर के द्वारा किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो पहले उन्होंने क्या था, चूहे पर प्रयोग किया और फिर बाद में उन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। इसी प्रकार ये जो गेस्टाल्ट समुदाय था इनके जो व्यक्ति निकल कर आते हैं इन्होंने भी एक जानवर पर प्रयोग किया। कौन सा था, सुल्तान नामक चिंपैंजी है, यानी चिंपैंजी आपने देखा होगा, तो इनके द्वारा सुल्तान नामक चिंपैंजी, कौन से पैंजी है, चिंपैंजी, कौन से पैंजी, चिंपैंजी है। तो सुल्तान नामक लंगूर देखा, लंगूर, लंगूर देखा है, तो लंगूर को क्या, चिंपैंजी है, उसी प्रकार का है, लंबी पूंछ वाला है। तो सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, उसके ऊपर उन्होंने क्या है, प्रयोग किया। सुल्तान नामक चिंपैंजी था, उसको क्या है, उन्होंने प्रयोग के लिए लेकर आए थे। तो उन्होंने क्या प्रयोग किया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी था, उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। एक बंद बॉक्स था, यानी कमरे में संरचना थी, उसमें उस सुल्तान नामक चिंपैंजी को क्या है, बंद कर दिया जाता है और एक कॉर्नर पर, कहीं भी कमरे में एक कॉर्नर पर क्या है, केले के जो गुच्छे हैं वो लटका दिए थे, केले लटका दिए थे, यानी एक केले से तो चिंपैंजी को होता नहीं, तो उन्होंने क्या है, केले, दर्जन भर केले का गुच्छा एक कॉर्नर में कहीं लटका दिया और उसको क्या है, चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया। और वहां पर क्या था, कमरे के अंदर विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं थी वो पड़ी थी, मेज पड़े थे, बॉक्स पड़ी थी, कुर्सियां पड़ी थी, अन्य प्रकार की सामग्री वो अंदर ही पड़ी थी। उसको सुल्तान नामक चिंपैंजी को अंदर बंद कर दिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया। सुल्तान नामक चिंपैंजी जैसे उन केलों को देखता उछल कूद करना स्टार्ट कर दिया, भूख लगी थी, उछल कूद करना स्टार्ट करता, केले उसके हाथ में नहीं आए। उसने सिंपल नीचे से क्या उछलना कूदना पकड़ना स्टार्ट किया, लेकिन वो केले उसके समझ में नहीं आए, पकड़ में नहीं, कैसे पकड़े। फिर वो क्या है, एक जगह बैठ गया, कमरे में एक जगह बैठ गया और उसने उन केलों की तरफ लगातार देखना, टंकन विधि के द्वारा लगातार उनकी तरफ देखता रहा। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना ये अपने बॉक्स, ये कमरे में जो सामान पड़ा है उनके द्वारा कोई मैं देखूं। तो उसने क्या, एक बॉक्स उठाया, वहां पर खाली बॉक्स रखे थे, एक बॉक्स उठाया, उस कॉर्नर के नीचे जहां पर केले ऊपर पड़े थे, उस कमरे के ऊपर, छत के ऊपर जो केले लटके हुए थे, कमरे की छत के ऊपर वो केले लटका दिए गए थे, छत पर केले लटके हुए थे, वो बॉक्स वहां पर ले जाता है, बॉक्स को वहां पर रखता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन केले फिर भी हाथ नहीं आए। फिर वो फिर देखता है, फिर दूसरा बॉक्स लगाता है, उसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा है, फिर उसने क्या, केले को हाथ से झपटा, नहीं आता। फिर वो और वहां बॉक्स रखे थे उनको लेता है, फिर वो तीसरा बॉक्स रखता है, फिर केलों को झपटा, केले हाथ नहीं आए। चौथी बार उसने फिर एक बॉक्स लगाया, जैसे ही बॉक्स लगाया उसके हाथ उसके ऊपर, केलों के ऊपर झपट पड़े, केले उतार दिए, उसने क्या है, खा लिए। इसलिए इस सिद्धांत का नाम निकलता है अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत है। क्यों, क्योंकि ऊंचाई तो उतनी थी, केले छत पर लटके हुए थे, कमरे की एक कॉर्नर की तरफ छत पर केले लटका दिए गए थे,
वो चिंपैंजी बार बार, सुल्तान नामक चिंपैंजी था, बार बार उन केलों को देखता मैं किस प्रकार इनको हासिल करूं, लेकिन वो सामान्य प्रकार से अछूल कूद की, उसने थक गया, हार गया, बैठ गया। अब उसको केले, भूख लगी थी, केले तो प्राप्त करने, केले तो प्राप्त करने, खाने ही खाने हैं, मैंने किस प्रकार खाऊं, क्यों, हाथ तो मेरे उधर जा नहीं रही, तो किस प्रकार मैं इनको उतारूं और खाऊं। फिर उसने दिमाग लगाया, अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया, यानी अपने सूर्य का प्रयोग किया और उस बॉक्स की तरफ देखा। एक लगाया, हाथ नहीं है, दूसरा बॉक्स लगाया, नहीं है, तीसरा लगाया, नहीं है, चौथा बॉक्स जैसे लगाया उसकी लंबाई उतने केलों की तरफ पहुंच गई और उसने हाथ से झपट ली और केले खा लिए। इसलिए गेस्टाल्टवादियों के द्वारा कहा गया कि कोई भी समस्या हो उसको अगर हम समझते हैं, आराम से देखते हैं, तो क्या उस समस्या का समाधान उसी में निकल आता है। तो इसलिए गेस्टाल्ट में एक शब्द होता है पूर्णाकार या समग्रकृति है, यानी हम किसी चीज को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं, संक्षिप्त में उसको देख लेते हैं, तो समस्या का समाधान निकल जाता है। इसलिए यह सिद्धांत कहलाता है अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत है, यानी अपनी मानसिक योग्यता का प्रयोग करें और कोई भी जो समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस समस्या का समाधान अपने आप अपने सामने निकल कर आ जाता है। तो इसलिए ये सिद्धांत कहलाता है गेस्टाल्टवादी या अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत है। तो कौन सा था, चिंपैंजी था, सुल्तान नामक चिंपैंजी था, कमरे में बंद, कमरे में बंद कर दिया, क्यों, नहीं तो बाहर भाग जाता। सुल्तान नामक चिंपैंजी था, कमरे में बंद और छत पर लटके केले। सुल्तान नामक चिंपैंजी था, कमरे में बंद कर दिया, छत पर लेटे केले हैं। और इसमें क्या है, इसमें लिखा है तो लिख देते हैं, छत पर केले, लटके केले, और उन्होंने क्या बॉक्स का प्रयोग किया। अंतर्दृष्टि व सूझ के द्वारा बॉक्स की एक संरचना बनाई, पहला बॉक्स लगाया, उसके हाथ नहीं आया, दूसरा लगाया, इस प्रकार उसने क्या बॉक्स की एक संरचना बना दी और उतनी ऊंचाई पर पहुंच गया जहां से उसे केले हाथ आ सकते थे। तो इस प्रकार के है बॉक्स पर चढ़कर उसने केले प्राप्त किए। इसलिए इस सिद्धांत का नाम निकलता है सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया था, गेस्टाल्टवादियों के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस प्रयोग के द्वारा कुछ नियम निकल कर आते हैं। ये जो सिद्धांत दिया गया था कौन सा आता है, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है, इससे कुछ नियम निकल कर आते हैं, उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से नियम हैं। तो गेस्टाल्ट क्या है, जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्राकृति है। कौन सा है, पूर्णाकार या समग्राकृति है। वहां पर एक समुदाय का उदय हुआ जिसने क्या है कहा था कि कोई जो काम है उसको पूर्ण रूप से करो, स्वतंत्र अधिकार से करो। कौन कौन से थे, कोलर है, कोपका है, मैक्स वर्दिमर है, कूट लेविन है। इनके द्वारा एक जो बंदर था जिसका नाम सुल्तान था यानी चिंपैंजी था, उसके ऊपर प्रयोग किया, ये निकलता है। तो इससे इस सिद्धांत से कुछ नियम निकल कर आते हैं। इस सिद्धांत से क्या आते हैं, कुछ नियम निकल कर आते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं, यानी सुल्तान नामक चिंपैंजी पर जब हमने प्रयोग किया था तो उससे कई नियम निकल कर आए थे। वो नियम कौन कौन से हैं, तो पहला है उसने बॉक्सों को जचाया था। उसने क्या है, बॉक्सों को जचा दिया। तो क्या कहलाता है, संरचनात्मक का नियम है। कौन सा कहलाता है, संरचनात्मकता का नियम है। यानी उसके द्वारा जो कौन सा था, चिंपैंजी था, उसके द्वारा बॉक्सों को जचाया गया था। तो पहला नियम निकल कर आता है संरचनात्मकता का नियम है। किससे, ये नियम कैसे आया, क्यों, हमने अभी देखा कि सुल्तान नामक चिंपैंजी था, उसने बॉक्सों का प्रयोग किया। उसने क्या, बॉक्सों को प्रयोग किया और बॉक्सों को एक संरचना में जचाया था। यानी प्रथम बॉक्स ये था, प्रथम क्या है बॉक्स, उसने संरचना बनाई इस प्रकार बॉक्सों, इस प्रकार के है उसने संरचना बनाई और यहां पर क्या केले लटके थे, केले लटके थे और केले तोड़ दिए। तो जिस प्रकार उसने संरचना बनाई एक के ऊपर एक है, उससे क्या है उसकी हाइट ज्यादा बढ़ गई और उसने केलों को प्राप्त किया। तो पहला नाम निकलता है संरचनात्मकता का नियम है। दूसरा आता है समीपता का नियम है। दूसरा कौन सा आता है, समीपता का नियम। संरचनात्मकता नियम है, दूसरा आता है समीपता का नियम, यानी बॉक्स एक दूसरे के समीप थे। ऐसे थोड़ी एक यहाँ था दूसरा यहाँ, बीच में अगर बॉक्सों के अंदर गैप आ जाता तो क्या ये बॉक्स आपस में जुड़ते, क्या वह जो चिंपैंजी था वो केलों को प्राप्त कर पाता। तो दूसरा आता है समीपता का नियम है, यानी एक चीज दूसरे से समीप थी, यानी बॉक्स पास पास थे। पहला तो क्या उसने संरचना बनाई थी और दूसरा क्या था, किस प्रकार की है, समीपता की संरचना बनाई थी। तीसरा आता है समानता का नियम है। तीसरा कौन सा आता है, समानता का नियम,
यानी जो जो समान चीज थी उसने एक पास रखा, यानी बॉक्स का चौड़ाई वाला हिस्सा चौड़ाई की तरफ रखा, लंबाई वाला लंबाई की तरफ रखा। यानी जो चीजें एक समान हैं, यदि हमारे सामने कोई समस्या आती है तो जो चीजें एक समान मिलती जुलती है तो उनको एक तरफ रखेंगे और उनके बारे में सोचेंगे इसका समाधान किस प्रकार करें। तो ये नियम क्या कहलाता है? समानता का नियम है। पहला था संरचनात्मकता का नियम है, दूसरा समीपता का नियम है और तीसरा आता है समानता का नियम है और चौथा कौन सा आता है? सरलता का नियम। कौन सा आता है? सरलता का नियम है। यानी अंत में हमें क्या सरल रूप से वो के लिए प्राप्त कर ली। पहला संरचना बनाई थी चिंपैंजी ने, कौन सा था? अगर हम बात करते हैं सुल्तान नामक चिंपैंजी ने पहले क्या बॉक्सों को लेकर एक संरचना बनाई थी। संरचना किस प्रकार बनाई थी? यानी समीप रखी और उसमें क्या थी? समान थे, लंबाई वाले लंबाई की तरफ चौड़ाई वाले चौड़ाई। बॉक्स है जो क्या लंबाई चौड़ाई अगर इधर उधर रख देता तो गिर सकता था, तो उसने क्या है? समानता का नियम अपनाया और अंत में क्या सरलता से उसने के लिए हासिल की और खा ली। इस प्रकार के ये कुछ नियम निकल कर आते हैं अंतर्दृष्टि व सूझ के सिद्धांत से हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका शैक्षिक महत्व क्या है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में हम इस जो अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के द्वारा हम शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। पीछे हमने देखा था पिछले वाले में किस प्रकार कर सकते हैं, यानी तुरंत पुनर्वलन देंगे सक्रिय अंदर में तो व्यक्ति क्या है? स्पीड बढ़ेगी उसकी कार्य करने की और वह अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर लेगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं कि इस सिद्धांत के परिणाम स्वरूप शिक्षा में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए छोटे बालक होते हैं, इसमें अगर क्या है? छोटे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास, छोटे बालक है जिनकी बुद्धि जो होती है मेंटल आईक्यू जो होता है, जिनकी बुद्धि का विकास जो है वो नहीं हो पाता है, वे प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखते हैं। यानी छोटे छोटे बालक है उनको तो हमने क्या है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा था, उससे सीखते हैं। लेकिन जिन बालकों की एक परिपक्व उम्र होगी, एक उम्र होगी ज्यादा, यानी सोचने समझने की उम्र हो जाती है, तो वो कौन से सिद्धांत का प्रयोग करेंगे? अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत है। जिनके सीखने की, लेकिन किशोर जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, किशोर होते हैं जिनकी बुद्धि का विकास हो जाता है, तो वो कौन से इस सिद्धांत से निकलते हैं। यानी बड़ा हो गया, सुल्तान नामक चिंपैंजी था, उसने दिमाग का प्रयोग किया। कई बार हम देखते हैं कई बालक बड़े हो गए तो उनको समस्या दी जाती है, वो क्या? अपनी अंतर्दृष्टि या सूझ लगाते हैं। अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत क्या है? किशोर बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। पाठ्यक्रम का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो हम सिलेबस बनाते हैं, स्कूल की किताबें आती है, लाइब्रेरियन जो होते हैं उनको पता रहता है, इंडेक्सिंग सिस्टम अनुक्रमणिकाएं होती है और विभिन्न प्रकार की एक पाठ्य सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो जब पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है तो उसमें अंतर्दृष्टि व सूझ के पॉइंट ज्यादा डाले जाते हैं, जिससे बालक स्वयं अपने मानसिक क्रियाओं का प्रयोग कर सीख सके, आगे बढ़ सके हैं। कौन सा है? कौन सी आती है? अगर हम बात करते हैं तो इस सिद्धांत के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत जो है पूर्ण से अंश की ओर है, पूर्ण से अंश की ओर इंगित करता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है वो बताए जाते हैं। किस प्रकार? जैसे कमरे में जैसे सुल्तान नामक चिंपैंजी को बंद किया तो उसके सामने बहुत बड़ी पूर्ण समस्या थी, यानी छत पर लटके केले थे, वो उसके सामने बहुत बड़ी पूर्ण यानी बहुत बड़ी समस्या थी। तो उसने अपनी जो माइंड का प्रयोग किया, दिमाग का प्रयोग किया और बॉक्स उसके पास ले गया और उसको क्या छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लिया। तो पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र बनाए जाते हैं, वो हमारी इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के सीखने की इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति है, सोच समझ शक्ति है, तर्क शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा क्या है? सीखने के लिए विचार शक्ति है, कल्पना शक्ति है, मानसिक शक्ति और तर्क शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी व्यक्ति के अपने दिमाग का प्रयोग करता है, मानसिक जो क्रियाएं हैं वो करता है और समस्या का समाधान क्या है? ढूंढता है। विज्ञान, गणित और व्याकरण, विज्ञान, गणित और व्याकरण जैसे विषय जो होते हैं ये कठिन होते हैं, क्योंकि व्याकरण में नियम होते हैं, गणित में भी नियम होते हैं। व्याकरण, गणित और जो कौन से होते हैं? विज्ञान, गणित, व्याकरण जैसे कठिन विषयों को सीखने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कठिन विषय है। व्यक्ति अंतर्दृष्टि का प्रयोग करता है, कौन सा सूत्र कहां पर लग जाए इसका प्रयोग देखा जाता है और उसे किया जाता है। तो विज्ञान, गणित और अगर हम बात करते हैं व्याकरण है, इनमें यह शिक्षण सूत्र विशेष रूप से प्रयोग होता है। जैसे हमने देखा गणित के कोई सवाल होते हैं उनमें समाकलन करने होते हैं, अवकलन करने होते हैं। तो इंटीग्रल, और अगर हम बात करते हैं इंटीग्रल निकालना होता है, कई बार पता नहीं चलता इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो उसमें क्या फिर अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया जाता है। कई इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं कि इंटीग्रल निकालते निकालते समाकलन अवकलन करते करते बंदा थक जाता है,
उन चीजों को अंतर्दृष्टि के द्वारा याद रखना होता है और उनको परफेक्ट पॉइंट पर रखा जाता है और समस्या का समाधान किया जाता है। तो इन विषयों को समझने के लिए यह विशेष उपयोगी है। अनुसंधान कोई करता है, अनुसंधान है और किसी भी समस्या का समाधान करता है तो ये बहुत उपयोगी है। रिसर्च करें, लगातार रिसर्च करें तो उसमें अंतर्दृष्टि और इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं, यह जो सिद्धांत है यांत्रिक तरीके से, यह सिद्धांत कौन सा है? अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत है। यह व्यक्ति को यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है तथा तार्किक तरीके से सीखने के लिए उत्साह करता है। क्या करता है? ये क्या कहता है कि यंत्रों के माध्यम से व्यक्ति नहीं सीख सकता है, तर्क के माध्यम से सीखेगा। जब तक व्यक्ति स्वयं के मानसिक योग्यताओं का प्रयोग नहीं करता है वह नहीं सीख पाता है, भले ही कितने यंत्रों का प्रयोग कर ले। तो ये क्या है? अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने का क्या करता है? खंडन करता है और तार्किक तरीके को सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो इसमें क्या है? प्रयोगकर्ता कौन से थे? प्रवर्तक आते हैं। ठीक है, तीन नाम आते हैं प्रवर्तक। तो इसमें बात करते हैं कि इसके सिद्धांत के प्रवर्तक कौन से आते हैं, तो वो अपने थे मैक्स वर्दीवर है और प्रयोगकर्ता कोल्लर थे। मैक्स वर्दीवर इस सिद्धांत के प्रवर्तक कहलाते हैं और प्रयोगकर्ता कौन से कहलाते हैं? मैक्स वर्दीवर तो इसके क्या थे? प्रवर्तक थे। और कोल्लर की अगर बात करते हैं तो वो प्रयोगकर्ता थे। और कुटलेविन, ठीक है, कुटलेविन और क्या कोप का इसके सहयोगकर्ता थे। कुटलेविन कोप का सहयोगकर्ता थे। और अगर बात करते हैं मैक्स वर्दीवर थे, कौन से आते हैं? मैक्स वर्दीवर है वो प्रवर्तक थे और कोल्लर प्रयोगकर्ता थे। और इनके द्वारा यह सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? संज्ञानवादी की श्रेणी में। ये सारी है, कोल्लर है, कोप का है, कुटलेविन है और मैक्स वर्दीवर है। ये किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक कहलाए जाएंगे? व्यवहारवादी, संरचनावादी है या संज्ञानवादी है? तो ये जो अंतर्दृष्टि व सूझ के सिद्धांत के प्रवर्तक, प्रयोगकर्ता है और सहयोगकर्ता है, ये तीनों हमारे किस श्रेणी में आते हैं? संज्ञानवादी की श्रेणी में आते हैं। हमने कहा था कि संज्ञानवादी क्या कहते हैं कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी मानसिक वृद्धि होती जाती है, वो समस्याओं का समाधान अपने आप कर लेता है। तो संज्ञानवादी किस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति समस्याओं की जैसी उसकी उम्र होती है तो उन समस्याओं का समाधान स्वयं अपने मानसिक योग्यता के आधार पर करता है। तो कोल्लर, कोप का, मैक्स वर्दीवर है और कुटलेविन है, ये संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक है उनकी श्रेणी में आते हैं। हमने व्यवहारवादी देखा था, अब व्यवहारवादी में थोर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, ये व्यवहारवादियों की श्रेणी में आते हैं। क्या कहते हैं कि व्यक्ति अपने आसपास का जो वातावरण है, जो परिवेश है, उन्हीं के अनुरूप कार्य करता है और उन्हीं के सक्रिय के आधार पर आगे बढ़ता है। लेकिन संज्ञानवादी कहते हैं कि व्यक्ति में एक उम्र, एक एज ऐसी आ जाती है जिससे छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो अपनी मानसिक योग्यता का प्रयोग कर स्वयं ही कर लेता है। जैसे सुल्तान नामक चिंपैंजी था, उसके सामने उसकी उम्र थी तो वो सोचने समझने का उसका विचार था, तो उसने सोच के समझ कर उस समस्या का समाधान किया है। तो ये हमारा कौन सा था? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है या अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत है, जिसकी अगर हम बात करते हैं 1920 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और गेस्टाल्टवादियों ने इसका प्रतिपादन था वो किया है। तो इसमें तीन बात आती है। एक तो क्या है? प्रयोगकर्ता कौन से? प्रवर्तक तो आते हैं मैक्स वर्दीवर, प्रवर्तक मैक्स वर्दीवर है, प्रयोगकर्ता कोल्लर है और कुटलेविन और कोफ का क्या कहलाते हैं? सहयोगकर्ता, यानी इनके साथ सहयोग किया था और इस सिद्धांत को पूर्ण एक रूप आकार प्रदान किया था। ये संज्ञानवाद की श्रेणी में आते हैं। तो ये हमारा कौन सा है? चौथा सिद्धांत है, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद एक दो सिद्धांत हो रहे हैं, उसके बारे में अगले सेशन में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।